दिवाकर राय, BA गांधीनगर। आज हम लोग देखेंगे रसशास्त्र में वैसेज कल्पना। रसशास्त्र और वैसेज कल्पना का जब का एग्जाम होता है तो 200 नंबर का रिटेन एग्जाम होता है, जिसमें से पहला पेपर होता है रसशास्त्र। रसशास्त्र के 2 पेपर होते हैं, पेपर ए 50 मार्क्स के, पेपर बी 50 मार्क्स के। बिल्कुल यहीं ऑन द लेक्चर से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो इसका हैंड रिटेन नोट्स है आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल द आयुर्वेदिक क्लासेस पे। आपको पूरा हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। और ऐसा टीचिंग स्टाइल बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग रसशास्त्र एवं वैसेज कल्पना का पेपर 1 चैप्टर 1 हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है रस। रस होता क्या है भाई? रस वो मजा वाला रस, वो भी उसके भी टर्मिनोलॉजी में हम बात करेंगे। पहले यहाँ बात कर लेते हैं रस के डिफिनेशन को। एग्जाम में हमेशा लिखने का तरीका यही होना चाहिए आपका। रसनाथ सर्वधातु नाम रस इत्याभिद्यते। रसनाथ जो रस को नाद करता हो, कौन? रस को नाद करने वाला यानी कि इनगल्प करने वाला। सर्वधातु नाम मतलब जितने भी धातु है सारे धातु को क्या करता है? इनगल्प कर देता है। क्या करता है? रसनाद कर देता है। जो रस को नाद करने वाला सर्वधातु सारे धातु को, उसको हम क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। रस और इत्याभिद्यते मतलब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं, ठीक है। जरा जरा मतलब क्या होता है? एजिंग प्रोसेस। जरा रुक जा, जरा मतलब कि रुक जाओ, मतलब क्या एज को रोक देता है, यानी एजिंग प्रोसेस को रोकता है। रू अंग, रू अंग का मतलब क्या होता है कि देखिए जैसे हमारा कहीं चोट लग गया ना, चाहे कोई भी चोट फ्रैक्चर हुआ तो उसको क्या हीलिंग प्रोसेस करने का काम जो करता है उसको रस बोलते हैं। मृत्यु नाशन जो मृत्यु का नाश करता हो। मृत्यु का नाश करने का मतलब कि वो अमर हो जाता है, जड़ अमर कर देता है, ऐसा नहीं, वो लाइफ स्पान को बढ़ा देता है। जो 50 से 60 साल जीने वाले उसको 80-90 साल तक पहुंचा दे उसको, यानी रस औषधि की बात कर रहा है। रस्यते व रसो मत, उसको रस कहते हैं। क्लियर? इसके डिफिनेशन में आपको लिखना है कैसे? डिफिनेशन लिखने के लिए श्लोक लिख देना है। 2 मार्क्स से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसकी डिफिनेशन को लिख, श्लोक को लिख देते हैं। रसनाथ सर्वधातु नाम रस इत्याभिद्यते जरा रुग मृत्यु नाशाय रस्यते व रसो मत। मतलब रस आर ये रेफरेंस जरूर लिखना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद इसका डिफिनेशन लिख देना है कि रस इज अ सब्सटेंस दैट इनगल्प ऑल द धातु इज नोन एज रस and it increases the life span, aging process and defeat the death is known as रस। ये कर सकते हो। रसो फिर अगर 5 मार्क्स और थोड़ा एक लाइन पर आने का मन है तो रसो परस्पर प्राजत्वा रस इत्याभिद्यते। रस जो होता है ना वो सब में श्रेष्ठ होता है। पराशर जतवात का मतलब सब में श्रेष्ठ होता है। उपरस महारस, ठीक है, सब में जो श्रेष्ठ होता है ना, साधारण रस में श्रेष्ठ होता है, उसको हम रस बोलते हैं, ठीक है। डिफिनेशन और इतना में ही आपको इतना ही लिखना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 के 2 मार्क्स मिलने वाले आपको। अब रस की एटिमोलॉजी की बात करें, सबसे इंटरेस्टिंग बात है रस की एटिमोलॉजी। सबसे पहला देखो, आपको सब पता है। क्या पता है भाई? रस। तो पहला लाइन आपको क्या पता है? आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, 7 धातु होती है, उसमें पहला धातु कौन होता है? रस होता है। दूसरी बात आपको क्या पता है? रस जो हम खाते हैं तो टेस्ट लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रस। मधुरम लवण कटुतिक्त तो है। 2 हो गया, 2 लाइन आपको याद हो गया। तीसरा लाइन भैया क्या था? रस। रस का मतलब मजा लेना होता है, इंजॉयमेंट। कहते हैं ना कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, भाई खूब रस लिया आज तूने, तो क्या रस लिया तूने? तो क्या मतलब पानी वाला रस लिया? नहीं, तू एंजॉय किया। तीसरा लाइन हो गया। चौथा लाइन क्या होगा? जो रस धातु जो बनती है, ये जो आहार रस से जो बनता है वो रस धातु हो गया। फिर 5वां लाइन क्या हो गया? वो ऐसा चीज जो सारे जो पारद को रस, यहाँ पे जो ये जो रस शास्त्र पूरे पढ़ने वाले उसमें रस का मतलब पारद होता है। और पारद क्या करता है? पूरी जो कुछ भी उसको क्या करता है? अपने अंदर इनगल्प कर देता है। तो हो गया रस। अब हो गया क्या? 5 लाइन याद हो गया। छठा लाइन क्या है? रस। रस का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठता। जो बेस्ट गुण होता है ना उसको बोलते हैं रस। जैसे हम खाना खाते हैं तो क्या बनता है भाई? आहार लिए, और आहार का श्रेष्ठ क्या बनता है? आहार रस बनता है। तो हमारा श्रेष्ठ क्या हो गया? रस। ये 6 लाइन आपको याद हो गया। हमारे नोट्स में भी 7-8 लाइन ही लिखी हो, उसको आपको लिख लेना। ओके, अब आती है नेक्स्ट टॉपिक, क्या? ओरिजिन एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रस शास्त्र। भाई साहब मजे वाली बात है, कोई भी चीज को पढ़ोगे तो उसका हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ोगे? वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। एग्जाम में सिर्फ एक बार पूछा गया है 2016 में। हालांकि ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, BHU के क्वेश्चन उठा के देख लो। और हाँ, कुछ लोग हमको बोलते हैं RGUGH, राजीव गांधी जो बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी है, RGUHS, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कुछ बोलते हैं कि सर हमारे यूनिवर्सिटी का तो क्वेश्चन बैंक हम देखते ही नहीं है। भाई साहब मैं जब वीडियो बनाने के लिए बैठता हूँ तो सारे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक देखता हूँ, तब जाकर के मेरा मटेरियल तैयार होता है, फिर मैं लेक्चर्स बनाने के लिए आता हूँ, ठीक है। तो मैं आपकी यूनिवर्सिटी को भी नहीं छोड़ रहा हूँ भाई, मैं हर यूनिवर्सिटी को लगभग कोशिश करता हूँ
कि मैं बनाने की कोशिश करूँ हर स्टेट का, ठीक है। अब बात करेंगे ओरिजिन एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र। तो क्या होता है रसशास्त्र, आज तो अभी हम लोग राजा महाराजे पुराने के समय मतलब वैदिक काल से देवीय काल से हम रसशास्त्र का यूज नहीं करते, रस औषधि का यूज नहीं करते, रामायण में यूज नहीं हुआ था रस औषधि का, ठीक। तो आज हर जगह क्या होता है, पहले ट्रीटमेंट के लिए हम रस औषधि यूज करते थे, तो लेकिन स्टार्टिंग में क्या कंसेप्ट था, देखिए सबसे इनिशियली जो बात हुई थी, सबसे जो फर्स्ट में जो कंसेप्ट क्या था कि पहले सिंगल यूज करते थे। अगर अबरक यूज करना है तो अबरक यूज कर लिए, पारक तो पारक यूज करते थे, जो सिंगल फॉर्मुलेशन यूज करते थे, ठीक है। कंपाउंड फॉर्मुलेशन बनाने का कोई हिस्ट्री नहीं था हमारे पास, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म आते गया, ठीक है, पारद यूज करते थे, अबरक यूज करते थे, तो क्या सिंगल फॉर्मूले जो कुछ भी मेटल यूज करते थे या मेटलीय द्रव्य यूज करते थे वो सिंगल ही यूज करते थे, उसको फॉर्मुलेशन बना के आज जैसे त्रिभुवन कृति, चंद्रप्रभावती, लक्ष्मी विलास रस, ये सब जो हम बना लेते हैं फॉर्मुलेशन रस औषधि के साथ मिला करके, वो उस टाइम बनाने नहीं बनता था वैदिक काल में। पहले क्या था, जैसे हड़प्पा समुदाय ले लो या फिर मोहनजोदड़ो समुदाय ले लो, तो वहाँ पे भी जो उसकी जो एक जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ने जो खुदाई किया, तो उसमें उसको एक क्या मिला कि बिल्कुल कहानी वाली बात हो गई, उसमें उन लोगों को क्या मिला कि जैसे जो कुछ फॉर्मुलेशन यूज करते थे पहले के लोग खाने पीने के लिए या मेडिसिनल पर्पस के लिए, वो सिंगल फॉर्मुलेशन के लिए यूज करते थे। अब भारत का ही ले लो, 1200 से पहले भारत का कोई यूज नहीं पता था किसी को, लेकिन ये सिंगल फॉर्मुलेशन यूज किया। लेकिन फिर जैसे जैसे मतलब हजारों साल हिस्ट्री लगी हमारे ये रसशास्त्र जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ तक आने में। फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बढ़े तो धीरे धीरे क्या सिंगल फॉर्मुलेशन से जो ऐसे यूज करते थे उसको कंपाउंड फॉर्मुलेशन बनाने की कोशिश की गई। फिर आया वैदिक काल। वैदिक काल में 3 संहिता की सबसे ज़्यादा रोल है, हम सब जानते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह एंड अष्टांग हृदय, ठीक है। तो चरक संहिता में भी सेम बातें की गई और सुश्रुत संहिता में भी सेम बातें की, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में भी वही इसी तरह से बात की गई। ये सब क्या है, जो चरक संहिता की हम अगर बात करें तो देखिए हिस्टोलॉजिकल चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह ये कब आया ये आप याद कर लो, और कोई आइडिया नहीं है बच्चे। क्या इसमें 3 चीज कॉमन है, एक रस द्रव्य, धातु और रत्न। मैं सिर्फ याद कराने का गारंटी लेता हूँ, मैं जो फालतू चीजें है उसे इग्नोर भी करूँ, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस पूरा थोड़ी याद रख पाओगे आप, नहीं ना। तो जितनी जरूरत है उतना ही याद करना है। रस द्रव्य, रस द्रव्य में बात करें तो देख भाई, रस द्रव्य एक सिंपल है। अभी अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमको क्या क्या जरूरत पड़ता है उसी को याद रखो। शिलाजीत याद रखना है, हड़ताल याद रखना है क्योंकि यूज होता है, मानसिल, मनसिल याद रखना है, माक्षिक भस्म यानी स्वर्ण माक्षिक भस्म और रौप्य। तो क्लिनिकल में हम रौप्य को याद नहीं रखते, यूज नहीं करते, मैक्सिमम में स्वर्ण माक्षिक यूज करते, तो याद रखना। गंधक याद रखना है, अंजन, सौवीरंजनम याद रखना है, ठीक है। तो अपने को इतना चीज तो याद रखने, जो हम क्लिनिकल में यूज करते हैं वो रस द्रव्य पहले भी यूज होते थे और अभी भी यूज करते हैं। ये चरक में भी रेफरेंस मिला है, सुश्रुत में भी मिला है और अष्टांग संग्रह। हमारे आयुर्वेद में जितनी भी अभी चिकित्सा हो रही है अभी नई कुछ नहीं आई है, सब पुराने टाइम से चली आ रही है, उसी को हम यूज करते हैं, उसी में थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके हम यूज करते हैं। तो अपने को जो क्लिनिकल में जो रस द्रव्य का यूज करते हैं ना, तुम्हें अपने को क्या एग्जाम टाइम में जो याद है ना उसको लिख देना है। अब भाई धातु की बात करें तो अपने को पता है स्वर्ण भस्म यूज करते हैं, रत्न रजत भस्म यूज करते हैं, ताम्र भस्म यूज करते हैं, लौह भस्म यूज करते हैं, नाग मतलब यूज करते हैं, वांगज यूज करते हैं, कस्मा और पित्तल। ये सारे जो धातु आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, ये सब हम लोग कहीं ना कहीं एज ए मेडिसिनल पर्पस अभी भी हॉस्पिटल में यूज करते हैं, एज ए क्लिनिकल डॉक्टर्स हम यूज करते हैं। तो ये इतना ही याद रखना है। रत्न में भाई ऐसा इसमें जितना मैंने लिखा है वो मैं क्लिनिकल में यूज करता हूँ, और इन लोगों के संहिता के रेफरेंस में तीनों में कॉमन है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय में तीनों में लिखना वैसे से जाके, ठीक है। रत्न जैसा नोट्स में लिखा हुआ है, माणिक्य, मुक्ता, पुष्पार्घ, प्रबाल, ठीक है, वज्र और वैदार्य, सूर्यकांत, नागंज और स्फटिक, ये सब जो रत्न है जिसका हम यूज करते हैं। तो ये तीनों याद नहीं करना है, क्लिनिकल में आपको याद हो जाएंगे। हॉस्पिटल जाओगे 2-4 बार देखोगे, पेशेंट का हिस्ट्री केस देखोगे, डॉक्टर्स का लिखा हुआ अपने याद हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 2-2 लाइन ऊपर से याद कर लेना कि ये कब की बुक है, 2 सेंचुरी एडी की है, ये 2 से 4 सेंचुरी बीसी की है, ये 1 सेंचुरी बीसी की। ये बस फालतू की चीजें याद कर लेना, मन तो याद करना नहीं तो नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ रसशास्त्र। ये है काम की बात। पहला बात, इसमें हमको 7 पॉइंट याद करना है। क्या क्या याद करना है? 7 पॉइंट। पढ़ते टाइम भी आपको इसी तरह से लिखना है। देख भाई, पढ़ने के लिए कोई नया टेक्निक वीडियो में नहीं लेके आने वाला, मैं बता दे रहा हूँ। 7 पॉइंट रसशास्त्र में याद करना है। कौन कौन 7 पॉइंट होंगे? 7 याद करना है, 5 भी याद रहे तो चलेगा। पहला, इसका एक्शन
थोड़ा सा अगर आप ये भी यूज करते हैं जो रस औषधि का, तो थोड़ा सा अमाउंट यूज करते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि एडवांटेज ऑफ रस औषधि बताइए 5 नंबर में, या फिर 2 नंबर में पूछे जाते हैं, कई बार 2 नंबर में पूछे गए एडवांटेज ऑफ रस औषधि। तो क्या थोड़ा सा अमाउंट यूज करते हैं, कम बहुत ही कम अमाउंट में यूज करते हैं और फास्टर एक्शन होता है। जैसे एलोपैथी मेडिसिन फास्ट एक्ट करता है ना, वैसे ही हमारा जो रस औषधि है वो फास्ट एक्ट करता है, मतलब स्मॉलर अमाउंट में फास्ट इन एक्शंस। दूसरा, इसका जो यूज करते हैं ना, इससे मिलेट होते जाता है, एक बार लिए तो खत्म नहीं होता, एक्सक्रिएट हो नहीं होता हमारे बॉडी से, बहुत टाइम तक स्टोरेज रहता है, तो उसका एक्शन क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक होता है। 2 लाइन याद हो गया। तीसरा लाइन, ये जितना ज़्यादा पुराना होगा ना, इसका लाइफ एफिशिएंसी बढ़ेगा, मतलब इसका वर्किंग एफिशिएंसी जो होता है जितना पुराना होगा उतना बढ़ेगा। इसका मतलब है कि इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। 3 लाइन हो गया। चौथा लाइन क्या होता है कि जब ये जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा, यानी कि इसके प्रिजर्वेशन करने में ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन कि जो इसको जो हम यूज करते हैं, इसके जो ड्रग्स है चाहे किसी के साथ संस्कार कर देते हैं, जैसे कि हम अगर मान लीजिए कि स्वर्ण माक्षिक भस्म बनाते हैं, तो स्वर्ण के सिर्फ स्वर्ण का थोड़ी जलाते हैं, उसमें माक्षिक को भी स्वर्ण माक्षिक लेते हैं, तो सिर्फ स्वर्ण माक्षिक को ही बनाते हैं, ठीक है, उसी को मिला करके चने पावटी या फिर दूसरी चीज़ बना ली, तो उसमें क्या होता है, मतलब मेटल का भी यूज कर लिए, रस औषधि का भी यूज कर लिए, तो क्या उसका संस्कार कर दिए। संस्कार करने से क्या होता है, उसका जो ड्रग्स का जो एफिशिएंसी होता है ना, जो काम करने की स्पीड भी बढ़ जाती है, और प्लस उसका क्या होता है कि डोज भी कम देना पड़ता है। छठा लाइन हो गया। सातवां और सबसे जो नॉर्मल लाइन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम क्या किसी के साथ भी अगर मिक्स कर दें तो इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ये इतने भी जो रस औषधि है वो न्यूट्रल होता है, किसी के साथ भी मिला के हम दे सकते हैं। 7 इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद होता है सिग्निफिकेंस ऑफ रस औषधि, बहुत मस्त टॉपिक है। अगर आपसे एडवांटेज ऑफ रस औषधि और रसशास्त्र पूछे तो आपको ये लिखना है, एडवांटेज ऑफ रसशास्त्र, रसशास्त्र पढ़ने से हमको क्या फायदा है, वो 7 लाइन लिखना है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ रस औषधि अगर आपसे पूछे, ठीक है, पिछले वाले रसशास्त्र में को रस औषधि वाला पॉइंट और रसशास्त्र वाले पॉइंट दोनों सेम ही है लगभग, ठीक है। इसमें क्या है, लो डोज में यूज करते हैं, ज़्यादा एक फास्ट एक्शन करता है, इसका हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और यूज करना, इसका प्रिजर्वेशन करना सूटेबल होता है। अब देखो जैसे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, पेशेंट को लौ भस्म दे दो, एलोपैथी वाले लोग क्या करते हैं, फोलिक एसिड देते हैं, क्या देते हैं, फोलिक एसिड देते हैं, फेरस एस्कॉर्बेट देते हैं, फोलिक एसिड फेरस एस्कॉर्बेट हो गया। फिर आयरन होती है उसमें भी क्या होता है, लोहा होता है, तो वो एलोपैथी वाले लोग भी तो वही कर रहे हैं जो आयुर्वेद वाले लोग करते थे पहले, उसी को मॉडिफाइड करके बोल दिया, ये तो हमारी नई साइंस हो गई। तो इतना ध्यान रखना। और यहाँ भी हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।